बुरा कोलेस्ट्रॉल है। अब क्यों बोलते हैं उनको बुरा और अच्छा? तो जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल ही हमारी धमनियों में जमता जाता है। आपने कहा कि ये मोटे लोगों में ज़्यादा पाया जाता है, क्या जो लोग पतले हैं उनमें भी ये बैड कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड बढ़ सकता है? बिल्कुल बढ़ सकता है। तो आप पहले हमें ये समझना चाहिए कि बैड कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ता है। एक तो खाना पीना, एक फिजिकल एक्टिविटी अगर नहीं है, और दूसरा आपका जो जेनेटिक मेकअप है, तो ये कारण है आपके बैड कोलेस्ट्रॉल हाई होने के। क्या स्ट्रेस से भी? हाँ, स्ट्रेस से ऐसा बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है। बाहर वेस्टर्न कंट्री से हमने वो अडेप्ट तो कर लिया कि हमें वाइन लेना है, अल्कोहल लेना है, बट एक तो लिमिट पे हमारा जो लिमिट है पर डे, जो थ्रेशोल्ड है कि इतना इससे ज़्यादा नहीं लेना, वो कंट्रोल है नहीं हमारा। दूसरी बात ये है कि जब हम अल्कोहल लेते हैं तो बाहर के देशों में यूजुअली आपने देखा होगा तो रेड वाइन होता है और स्मॉल अमाउंट्स में होता है, मेडिसिनल अमाउंट्स में होता है। हमारे यहाँ बिंज ड्रिंकिंग होती है जो पार्टीज़ वगैरह में होती है, उसके साथ में फ्राइड फूड्स खाए जाते हैं जिसको आप चखना बोलते हैं। वो सब के सारे प्रोसेस फूड होते हैं सारे के सारे। एक हफ्ता पहले हमारे पास 27 साल का लड़का हार्ट अटैक के साथ आया था। उसको 4 साल पहले बताया गया था कि आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई है, इसकी दवाई खा लीजिए, एक्सरसाइज कर लीजिए, बट उसने इग्नोर किया कि मेरे को दवाई की आदत पड़ जाएगी। और आपने एकदम से 1 घंटे की उस पर ट्रेडमिल पे है ना रनिंग कर ली या जॉगिंग कर लिया आपने, या आपने वेट उठा लिया सडनली, तो आर्टरी फट सकती है, वो हार्ट अटैक हो सकता है। आजकल एक शब्द है जो हेल्थ चेकअप रिपोर्ट में दिख जाता है, कोलेस्ट्रॉल। रिपोर्ट हाथ में आते ही घर में मीटिंग बैठ जाती है, लोग नुस्खे गूगल करना शुरू कर देते हैं। लेकिन सच क्या है? क्या कोलेस्ट्रॉल सच में इतना खतरनाक है? क्या हर बढ़ा हुआ नंबर हार्ट अटैक की कोई चेतावनी है? और क्या सिर्फ खाने की वजह से ये बढ़ता है? इन सब बातों को आसान भाषा में आज समझने के लिए आज हमारे साथ हैं फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा के कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के एचओडी एंड डायरेक्टर डॉक्टर संजीव गेरा। वेलकम सर। सर, पहला सवाल मैं यही पूछूंगा आपसे कि कोलेस्ट्रॉल खतरनाक है, खराब चीज़ है या ज़रूरी भी है? इसको ज़रा समझा दें आप तो। तो कोलेस्ट्रॉल एक बहुत ही ज़रूरी मॉलिक्यूल है हमारी बॉडी के लिए। तो खतरनाक अगर रिकमेंडेड लेवल से ज़्यादा हो जाए तो वो खतरनाक भी हो सकता है। खतरनाक सेंस की अगर हम बात करेंगे किस तरीके से खतरनाक हो सकता है, तो अगर कुछ रिकमेंडेड लेवल से ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ जाता है तो आपकी नसों के अंदर वो जमना शुरू हो जाता है, जैसे टांगों की नसों में, हार्ट की नसों में, ब्रेन की नसों में, तो जिसकी वजह से आपको हार्ट अटैक का खतरा बन सकता है, जिसकी वजह से आपको ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, क्योंकि आर्टरीज उसमें थिक हो जाती है, आपकी मोटी हो जाती है कोलेस्ट्रॉल जमने से, उनकी इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है। स्ट्रोक हो सकता है, जैसे आपने सुना होगा जिसको पैरालिसिस बोलते हैं, या लकवा मार जाना। तो ये सब हाई कोलेस्ट्रॉल के लक्षण है। बट ऐसा नहीं है कि जिनका सबका कोलेस्ट्रॉल हाई है सबको हो जाता है, तो एक चीज़ मैटर नहीं करती है। तो इसमें हमें बेसिकली हमें रेंजेस होती हैं डिफरेंट आदमी के लिए, डिफरेंट जेनेटिक मेकअप के लिए, या आपके पास जो आपका रिस्क प्रोफाइल है। शुगर वाले पेशेंट के लिए कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स अलग हैं, जिनको शुगर नहीं है उनके लिए अलग हैं, जो इनएक्टिव हैं उनके लिए शुगर कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स अलग हैं, जो लोग बहुत एक्टिविटी करते हैं उनके लिए 220 कोलेस्ट्रॉल भी चलेगा। तो कोलेस्ट्रॉल एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जो हमारी मेमोरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नर्व्स के ऊपर जो लाइनिंग होती है वो कोलेस्ट्रॉल की होती है। जो हार्मोन्स हमारे बनते हैं, फीमेल हार्मोन्स जो एस्ट्रोजेंस वगैरह होते हैं, उसमें कोलेस्ट्रॉल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक उसमें मॉलिक्यूल होता है उसमें एक। तो इसलिए कोलेस्ट्रॉल ज़रूरी भी है, बट येस अगर किसी लेवल को एक्सीड करता है देन इट कैन बी सीरियस। अच्छा, अब मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि ये भी हमको सुनने को मिलता है कि गुड कोलेस्ट्रॉल इनका कम है, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। गुड और बैड कोलेस्ट्रॉल कौन कौन से हैं? क्या कैसे समझे आम आदमी को तो क्या गुड है क्या आपने, बैड? मैं बताता हूँ, जो आपने एक लिपिड प्रोफाइल की रिपोर्ट में 4-5 तरीके के कोलेस्ट्रॉल मेंशन होते हैं उसमें। HDL, सबसे LDL। पहले ऊपर लिखा होता है टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल, दूसरा लिखा होता है आपके पास LDL कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, और एक HDL कोलेस्ट्रॉल। जो LDL कोलेस्ट्रॉल होता है, LDL का मतलब है बैड कोलेस्ट्रॉल। अच्छा। तो L का मतलब वो लो होना चाहिए, बैड कोलेस्ट्रॉल शुड बी लो, LDL कोलेस्ट्रॉल इज बैड कोलेस्ट्रॉल। जो HDL कोलेस्ट्रॉल है वो हाई होना चाहिए, वो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। तो HDL इज गुड कोलेस्ट्रॉल और LDL जो है वो बुरा कोलेस्ट्रॉल। अब क्यों बोलते हैं उनको बुरा और अच्छा? तो जो LDL कोलेस्ट्रॉल होता है, LDL कोलेस्ट्रॉल ही हमारी धमनियों में जमता है जाके। LDL जो हमने खाना खाया उसका जो फैट निकला, उसमें से कोलेस्ट्रॉल निकला, वो LDL पकड़ लेता है उसको, वो जाके धमनियों में जमा देता है। जो HDL कोलेस्ट्रॉल है वो स्कैवेंजर मॉलिक्यूल है। स्कैवेंजर मतलब जो सफाई करता है। तो वो उस कोलेस्ट्रॉल को पकड़ेगा, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, उसको लिवर में ले जाके दे देगा। लिवर एक मेटाबॉलिज्म फैक्ट्री है, तो वहाँ पे बुरा कोलेस्ट्रॉल को वो मेटाबोलाइज करता रहता है, खत्म करता रहता है लिवर, और LDL बढ़ाता है। तो इसलिए वो बैड कोलेस्ट्रॉल है और HDL गुड कोलेस्ट्रॉल है। जेनेटिक मेकअप जो इंडियंस का है, आपने देखा होगा रिपोर्ट्स में, HDL कोलेस्ट्रॉल यूजुअली कम होता है। तो अगर आपका HDL कोलेस्ट्रॉल 40 से ऊपर है
तो आप थोड़े से सेफ हैं। हम्म, बट रेशो मैटर करता है एलडीएल और एचडीएल का। अच्छा। ऐसे ही ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, ऐसे ही टोटल कोलेस्ट्रॉल होता है। तो ये ट्राइग्लिसराइड्स चार क्या तरीके होते हैं, ये होते भी हैं। समझा दीजिए। तो कोलेस्ट्रॉल ही होते हैं, अलग होते हैं हाँ, कुछ? ट्राइग्लिसराइड्स भी एक तरह का कोलेस्ट्रॉल बोल सकते हैं उसको। हम्म, ट्राइग्लिसराइड्स यूजली उन लोगों में देखे जाते हैं जो बहुत मोटे होते हैं या डायबिटीज़ होती है, जिनको मेटाबॉलिक, इसको बोलते हैं मेटाबॉलिक फैक्टर्स, हम्म, डिसमेटाबॉलिज्म। हम्म, तो अगर आपका मेटाबॉलिज्म खराब है तो टीजीज आपके हाई होते हैं। हम्म, टीजीज का डायरेक्ट रिलेशन हार्ट डिजीज से नहीं है। हार्ट डिजीज का जो डायरेक्ट रिलेशन है वो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल से है या लो गुड कोलेस्ट्रॉल से है। फिर भी ये खतरनाक क्यों माना हाँ, जाता है टीजी, ट्राइग्लिसराइड? क्योंकि टीजी भी जम जाता है। टीजी से जो, अगर किसी के बहुत हाई ट्राइग्लिसराइड्स हैं तो जो एक कॉमन बीमारी देखने को मिलती है उसको बोलते हैं, एक तो फैटी लिवर हो गया, हम्म, दूसरा होता है पैनक्रेटाइटिस। हम्म, आपकी पैनक्रियाज में जम जाता है ट्राइग्लिसराइड्स, वो आपको हार्ट डिजीज, पैनक्रियाज का हम्म, प्रॉब्लम्स दे सकता है, जिसको हम्म, बोलते हैं एक्यूट पैनक्रियाटिस, जो किसी तरह से कभी कभी एल्कोहलिक्स में स्पेशली वो जान का खतरा भी बन सकता है। हम्म, तो टीजीज का जो मेन खतरा है वो पैनक्रियाज की वजह से है। बट अगर टीजीज हाई हैं तो वो भी हार्ट डिजीज दे सकते हैं, बट डायरेक्ट रिलेशन टीजीज का नहीं है। हम्म, तो इसको बोलते हैं डायबिटिक डिसलिपिडीमिया। तो डायबिटीज के लोगों में यूजली टीजीज हाई देखे जाते हैं कोलेस्ट्रॉल के साथ में। बट हम अगर बात करें कि आर्टरीज में क्या जमता है, तो वो स्मॉल एलडीएल मॉलिक्यूल पार्टिकल्स होते हैं जो जमते हैं उसमें। अच्छा। आपने कहा कि ये मोटे लोगों में ज़्यादा पाया जाता है। क्या जो लोग पतले हैं उनमें भी ये बैड कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड बढ़ सकता है? बिल्कुल बढ़ सकता है। तो आप पहले हमें ये समझना चाहिए कि बैड कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ता है। हम्म, बैड कोलेस्ट्रॉल बनने का सबसे जो इम्पोर्टेंट रीज़न है वो है जेनेटिक मेकअप आपका। हम्म, तो अगर आपके घर में पीछे आपके दादा परदादा या आपकी फैमिली में किसी को भी हम्म, आप हाई कोलेस्ट्रॉल रहा है तो आपको भी हाई कोलेस्ट्रॉल हो सकता है। हम्म, दूसरा जो कारण है हमारी इनएक्टिविटी। अगर आपका वजन बढ़ता जा रहा है या आपका खाना पीना ठीक नहीं है, हम्म, आप डेली बहुत फ्राइड फूड खाते हैं या प्रोसेस फूड ज़्यादा खाते हैं, या आपने सुना होगा जैसे तली हुई चीज़ें बहुत होती हैं, हम्म, फ्राइड आइटम जो होते हैं वो हम्म, बार बार खाना खाए जा रहे हैं, या फिर आप देख रहे हैं कि घर में जैसे एक ही ऑयल को आप बार बार 3-4 दिन तक यूज़ कर जैसे रहे हैं, दुकानों जिसमें में ट्रांस रेंचेड। फैट, जैसे दुकानों में आपने देखा होगा जो चीप फूड मिलता है, हम्म, तो वही उसी ऑयल में बार बार उसको तलते रहते हैं वो, तो वो हम्म, ट्रांस फैट बन जाता है। ट्रांस फैट से बैड कोलेस्ट्रॉल बन जाता है, हम्म, जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है। तो एक तो खाना पीना, एक फिजिकल एक्टिविटी अगर नहीं है, हम्म। और दूसरा आपका जो जेनेटिक मेकअप है, तो ये कारण है आपके बैड कोलेस्ट्रॉल हाई होने के। क्या स्ट्रेस से बट भी? हाँ, स्ट्रेस से ऐसा बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है। हम्म, बट अगर आप स्ट्रेस है आपको और आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है, तो वो दोनों मिलकर हार्ट डिजीज दे सकते हैं या ब्रेन डिजीज दे सकते हैं। तो हम्म, आप मेरे से पूछ रहे थे कि अगर कोई आदमी पतला है तो क्या हम्म, उसको हाई कोलेस्ट्रॉल हो सकता है। हम्म, तो अगर कोई पतला है तो इसका ये मतलब नहीं है उसका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो सकता है। तो हम्म, अगर जेनेटिक मेकअप था उसका, अगर उसके फादर ब्रदर या मदर सिस्टर को किसी को हाई कोलेस्ट्रॉल था, तो उसका भी हाई कोलेस्ट्रॉल हो सकता है। हम्म, तो वेट का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। तो अगर कोई मोटा आदमी है तो उसका कोलेस्ट्रॉल लो भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है, हाई भी हो सकता है। तो ये हम्म, जेनेटिक मेकअप इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म। बट यस, अगर आप ओबीस हैं बहुत और आपकी लाइफस्टाइल ठीक नहीं है तो डेफिनेटली आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। लाइफस्टाइल कैसे ठीक नहीं है? ज़्यादा अगर कोई एक्सरसाइज नहीं करता है, या चलिए हम ये एक कंडीशन ये सोचें कि कोई बहुत ज़्यादा बाहर का खाना नहीं खाता है, घर का खाना खाता है, फिर भी स्मोकिंग या ड्रिंकिंग जैसी उसकी आदतें हैं, क्या इन सब चीज़ों में भी बढ़ता है कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल? स्मोकिंग से कहा जाता है कि अगर आपका बैड कोलेस्ट्रॉल है बढ़ा हुआ है तो स्मोकिंग और बैड कोलेस्ट्रॉल मिलके उसमें ऑक्सीडेशन ज़्यादा हो जाता है, वो हम्म, ऑक्सीडाइज हो सकता है, वो हम्म, ब्लॉक जो हो सकता है वो अनस्टेबल बना सकता है स्मोकिंग, उससे ब्लॉक फट के हार्ट अटैक दिया जा सकता है। बट हम्म, स्मोकिंग का ऐसे नहीं है डायरेक्ट रिलेशन की कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देगा। हम्म, कोलेस्ट्रॉल केवल मैंने जो बताया 3-4 चीज़ें, इनएक्टिविटी, हम्म, अगर आप बैठे हैं और आप जंक फूड खा रहे हैं, प्रोसेस फूड खा रहे हैं, फ्राइड आइटम्स बहुत खा रहे हैं, जिसमें आप में आपकी डाइट में सॉल्युबल फाइबर्स नहीं है, आप हम्म, सैलड्स कम खाते हैं या सीड्स कम खाते हैं, जो फाइबर्स होते हैं, जो हेल्दी वेजिटेबल इंटेक नहीं है, फ्रूट इंटेक नहीं है आपका, तो आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। हम्म, इनएक्टिविटी, इनएक्टिविटी को आजकल हम बोलते हैं कि सिटिंग जो होती है वो नेक्स्ट स्मोकिंग है। हम्म, तो एक आदमी अगर कोई 8 घंटा 10 घंटा लगातार एक जगह बैठा रहता है तो वो एक तरह से स्मोकिंग के बराबर है। तो उसको भी हार्ट डिजीज हो सकती है बिकॉज ऑफ हाई कोलेस्ट्रॉल। तो हम्म, आप कोलेस्ट्रॉल को मेटाबोलाइज कैसे करोगे? जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करोगे, आप वॉक हम्म, नहीं करोगे, चलोगे नहीं तेज, आप कैलोरीज ज़्यादा खाए जा रहे हो बट कैलोरीज को बर्न स्पेंड नहीं कम कर रहे कर हो। रहे हो, बर्न नहीं कर रहे हो, तो अल्टीमेटली वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, हम्म। शुगर बढ़ेगा, आपका वजन बढ़ेगा, फिर ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, तो ये सारे मिलकर हार्ट डिजीज दे देंगे आप। अच्छा, तो आप ये बता रहे हैं कि जो लोग शराब पीते हैं और उनका लिवर तो स्ट्रेस में रहता है, और आप ये कह रहे हैं उसका मेटाबॉलिज्म वहीं पे होता है लिवर में ही, उसको ख़त्म करता है बैड कोलेस्ट्रॉल को। तो अगर किसी का फैटी लिवर है तो उसको भी कोलेस्ट्रॉल की समस्या हो सकती है बैड? बिल्कुल बिल्कुल हो सकती है, डायरेक्ट रिलेटेड है ये। हुँ, तो हाई कोलेस्ट्रॉल कैन कॉज फैटी लिवर, फैटी लिवर अगर डिसमेटाबॉलिज्म है उसकी वजह से टीजीज बढ़ सकते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स, जो हुँ, हम बात कर रहे थे पहले डिसमेटाबॉलिज्म की। हुँ, एल्कोहलिक्स में यूजली ट्राइग्लिसराइड्स ज़्यादा हाई देखे जाते हैं क्योंकि हुँ, हाई कैलोरी डाइट होती है फिर लिवर की वजह से।
और दूसरा हाई कोलेस्ट्रॉल देखा जाता है। तो अल्कोहल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है हाई कोलेस्ट्रॉल होने का या हाई टीजीज होने का, ट्राइग्लिसराइड्स होने का। पहले कार्डियोलॉजिस्ट कहते थे कि थोड़ी सी वाइन चल सकती है, अब तो बिल्कुल ही मना करते हैं। नहीं ऐसे नहीं है, मतलब लेकिन वाइन का भी तरीका होता है। हमने बाहर वेस्टर्न कंट्री से हमने वो अडेप्ट तो कर लिया कि हमें वाइन लेना है, अल्कोहल लेना है, बट एक तो लिमिट पे हमारा जो लिमिट है पर डे, जो थ्रेशोल्ड है कि इतना इससे ज़्यादा नहीं लेना, वो कंट्रोल है नहीं हमारा। दूसरी बात यह है कि जब हम अल्कोहल लेते हैं तो बाहर के देशों में यूजुअली आपने देखा होगा तो रेड वाइन होता है और स्मॉल अमाउंट्स में होता है, मेडिसिनल अमाउंट्स में होता है। हमारे यहाँ बिंज ड्रिंकिंग होती है जो पार्टीज वगैरह में होती है, उसके साथ में फ्राइड फूड्स खाए जाते हैं जिसको आप चखना बोलते हैं। वो सब के सारे प्रोसेस फूड होते हैं सारे के सारे, और हाई ट्रांस फैट होते हैं, फैटी फूड्स होते हैं। वो हेल्दी चीज़ें नहीं होती उसमें। कहाँ सब्जियाँ होती हैं, कहाँ फ्रूट्स होते हैं, कहाँ सैलड्स के साथ खाया जाता है। तो बाहर के देशों में खाने के साथ साथ एक गिलास रेड वाइन पी ली जाती है। वो एक तरह से आप उसको कह सकते हैं एसडीएल एनहांसर है। वाइन बोला जाता है कि वाइन गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देती है, बट लिमिट्स हैं उसकी। तो अगर आप 30 ml ले सकते हैं पर डे, हफ्ते में 4-5 दिन अलाउड है, बट इफ़ यू आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो वो आपको नुकसान करेगा। दूसरी बात, अगर अल्कोहल आपको ब्लड प्रेशर है और आप वाइन पी रहे हैं तो बीपी बढ़ जाएगा आपका। तो सबके लिए ये रूल नहीं अप्लाई होता कि आप डेली वाइन ले सकते हैं, डेली अल्कोहल ले सकते हैं। सबका अलग हिसाब है। आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, आप दवाइयाँ खा रहे हैं हार्ट की, हम उसको कैसे बोलें कि नहीं आप डेली वाइन ले सकते हैं? वो नहीं अलाउड। महीने में एक आध बार पार्टी में बैठ के 30 ml 60 ml कोई बात नहीं, बट वो हेल्दी फूड्स के साथ होना चाहिए। आदमी फिजिकली एक्टिव होना चाहिए, बहुत स्मोकिंग नहीं होनी चाहिए, कोलेस्ट्रॉल ठीक होना चाहिए, बाकी सब पैरामीटर्स ठीक होने चाहिए, तब ये रूल अप्लाई होता है कि आप थोड़ा सा अल्कोहल ले सकते हैं। सिम्टम्स पे आते हैं सर। सिम्टम्स गूगल करो तो साइलेंट किलर एक वर्ड इसके साथ चिपका हुआ है। ये भी बताइएगा कि साइलेंट किलर क्यों है और क्या इसके सिम्टम्स हैं और किस किस स्टेज पर आते हैं ये? तो जब कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स हाई होते हैं, रिकमेंडेड लेवल से ज़्यादा, तो हम ये कहते हैं कि वो धीरे धीरे जमना शुरू हो जाता है, हमें पता नहीं चलेगा। वो जो इसको बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, आर्टरीज की एजिंग शुरू हो जाना, डीजनरेशन। तो ये पहले सब लोग, अभी भी मिथ यही है कि ये बुढ़ापे की बीमारी है, जो ब्लॉकेजेस हैं, हार्ट अटैक होना या स्ट्रोक होना बुढ़ापे की बीमारी है, बट ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा 30 साल 35 साल 40 साल 25 साल, इवन अभी एक हफ्ता पहले हमारे पास 27 साल का लड़का हार्ट अटैक के साथ आया था। उसको 4 साल पहले बताया गया था कि आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई है, इसकी दवाई खा लीजिए, एक्सरसाइज कर लीजिए, बट उसने इग्नोर किया कि मेरे को दवाई की आदत पड़ जाएगी। इसमें आदत नहीं होती, हमें तो लेवल कम करना है, या आप अपनी लाइफ स्टाइल ठीक कीजिए। जेनेटिक्स तो आप ठीक कर नहीं सकते, जेनेटिक्स जो है वैसी रहेंगी। तो जो सिम्टम्स अगर मेरे से बात करें तो सिम्टम्स तब तक नहीं आते जब तक ब्लॉकेज आपकी 70-80% से ज़्यादा ना हो जाए। तो आप कैसे पता करेंगे उसको? तो हम उसका क्या करते हैं, हम उसका रिस्क असेसमेंट करते हैं, रिस्क प्रोफाइल। तो अगर आपके फादर को, ग्रैंडफादर को हार्ट डिजीज़ थी या हार्ट की सर्जरी हुई थी, तो आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो 70 से नीचे होना चाहिए, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल। तो अगर आपका वो नहीं है तो दवाई खाइए, ट्रेडमिल टेस्ट कराइए। तो हमें साइलेंट हार्ट डिजीज़ को पकड़ना है इन लोगों में, जो लोग प्रोन है हार्ट डिजीज़ होने के। और वो क्या रिस्क फैक्टर्स हैं? हाई कोलेस्ट्रॉल, जेनेटिक्स आपकी, मोटापा, आपका सिटिंग्स जो है आपका कि आप 8-9 घंटे से ज़्यादा बैठे रहते हैं, आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, आपकी डेली लाइफ में एक्सरसाइज है ही नहीं बिल्कुल भी, या फिर आप स्मोकिंग करते हैं, या फिर आपको डायबिटीज़ है। तो ये अगर रिस्क फैक्टर्स हैं सारे, तो हम उसमें सिम्टम आने की वेट नहीं करेंगे, हम साइलेंट हार्ट डिजीज़ के लिए कुछ टेस्ट कराएंगे, जिसको हम बोलते हैं ट्रेडमिल टेस्ट, एकोकार्डियोग्राम, या किसी किसी केसेस में हम सीटी हार्ट का जो होता है जिसको बोलते हैं सीटी एंजियोग्राफी, वो भी एडवाइस करते हैं। सर मैंने ये भी सुना कि इको में बहुत पकड़ में नहीं आता है हार्ट में ब्लॉकेजेस। तो ईसीजी और इको, ये दोनों टेस्ट साइलेंट हार्ट डिजीज नहीं पकड़ सकते। ये टेस्ट तब खराब आते हैं जब किसी को हार्ट अटैक चल रहा हो, या फिर किसी को पुराना हार्ट अटैक हो चुका हो। तो अगर आप किसी का इको करें, उसको चेस्ट पेन हो रहा है और इको में खराबी आ रही है, तो इसका मतलब हाँ ये कुछ गड़बड़ चल रही है। बट इको नॉर्मल है, ईसीजी नॉर्मल है, इसका मतलब नहीं है कि साइलेंट हार्ट डिजीज नहीं है। उसके लिए स्ट्रेस टेस्ट करना पड़ता है, जिसको बोलते हैं टीएमटी, स्ट्रेस इको, स्ट्रेस थैलियम, या फिर सीटी स्कैन जो मैं बता रहा हूँ। आजकल एक नया टेस्ट है जिसको बोलते हैं सीटी कैल्शियम स्कोर। सीटी कैल्शियम स्कोर स्पेशली डायबिटिक्स में हर 3-4 साल में एक बार करना चाहिए, देखने के लिए कितना कैल्शियम जम गया है। तो कैल्शियम कैसे जमता है हार्ट के अंदर? वो कोलेस्ट्रॉल ही होता है। सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल जमता है, वो कोलेस्ट्रॉल पड़ा रहता है वहाँ पे, क्रॉनिक डिपॉजिशन होती रहती है, उसके ऊपर जो पीछे से फ्लो आता है खून का, वो उसको टक्कर मारता रहता है उस कोलेस्ट्रॉल को, फिर वो हार्ड हो जाता है, वो कैल्शियम में टर्न हो जाता है। इसी को बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, डीजनरेशन, एजिंग ऑफ आर्टरीज। तो अब जो लोग फिजिकली फिट दिख रहे हैं, जो जिम जाते हैं, आप कह रहे हैं कि ये इनएक्टिव लोगों की बीमारी है। पता नहीं बीमारी कहना भी ठीक है कि नहीं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हो तो जो जिम जाते हैं लोग, एक्सरसाइज करते हैं 2-2 घंटा रोज़, और फिर न्यूज़ आती है कि उनको भी हार्ट अटैक पड़ा। तो क्या
हिस्ट्री रही होगी, क्या कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होगा या उनका हार्ट कोई जेनेटिक कारण रहा होगा? तो जैसे मैंने अभी 6-7 रिस्क फैक्टर्स बताए, मान लीजिए कोई डायबिटिक है, हुँ, उसको डायबिटीज़ में साइलेंट हार्ट डिजीज़ बहुत कॉमन होती है, क्योंकि डायबिटीज़ में नसें सुन्न हो जाती हैं, उसमें एक तो सिम्पटम्स पता नहीं चलते, हुँ, या सिम्पटम्स बड़े एटिपिकल होते हैं, कोई हुँ, गैस ले जाता है, थकावट हो रही है बहुत आपको 15 दिन से, पसीना आ रहा है आपको, हुँ, तो ये एटिपिकल सिम्पटम होते हैं। टिपिकल चेस्ट पेन जो हार्ट डिजीज़ का होता है वो नहीं होता उसमें, हुँ, तो ये मिस हो जाता है। और अगर आप इन सिम्पटम्स के साथ आप जिम हिट कर रहे हो और किसी दिन आप नॉर्मल रूटीन से हट के 5 किलो 10 किलो उठा रहे थे, आप 15 किलो उठा रहे थे, एक दिन आपने 25-30 किलो उठा लिया या बहुत कार्डियोस कर लिया, तो वो जो ब्लॉक पड़ा हुआ है अंदर साइलेंट, इवन वो 50% का भी है, 60% का भी है, जिसने पहले कोई सिम्टम नहीं दिया, हुँ, तो वो फट जाएगा। उसको बोलते हैं प्लाक रप्चर। तो हुँ, प्लाक जब रप्चर होता है, वहाँ क्लॉट बन के हार्ट अटैक होता है। तो हार्ट अटैक कभी भी छुपी हुई ब्लॉकेजेस से एकदम से नहीं होता, वो होता है जब उसके ऊपर क्लॉट बन जाता है। हुँ, तो क्लॉट कॉजेज हार्ट अटैक, डेथ, कार्डियक अरेस्ट वगैरह उस क्लॉट से होते हैं, हुँ, या आर्टरी फटने से होते हैं, जिसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस डिसेक्शन ऑफ आर्टरी। हुँ, आपने वजन उठाया, इवन इफ आपके अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं जमा था, बट आर्टरी इतनी थिन थी क्योंकि आपने एक्सरसाइज नहीं करी, आपका हार्ट अडेप्टेड नहीं था उस एक्सरसाइज के लिए, आपने कल आप बिल्कुल इनएक्टिव थे और आज कहते हैं मैं जाके एक्सरसाइज करूंगा, और हुँ, आपने एकदम से 1 घंटे की उस पे ट्रेडमिल पे, है ना, रनिंग कर ली या हुँ, जॉगिंग कर लिया आपने, या आपने वेट उठा लिया सडनली, तो आर्टरी फट सकती है, वो हार्ट अटैक हो सकता है। हुँ, तो आप ये बोल रहे हैं कि जिम गोयर जो है बहुत हेल्दी थे, बट उनको अंदर का रिस्क प्रोफाइल नहीं पता था, तो हुँ, इसलिए हमेशा हम लोग एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन देते हैं। तो रिकमेंडेशन यही होती है कि आप एक बार आके असेसमेंट कर लीजिए, क्या आप इस एक्सरसाइज को करने के लिए लायक हैं कि नहीं हुँ। है, या ग्रेजुअली बिल्डअप करना है अपने से। जो लोग अभी ये बातचीत सुन रहे होंगे और ये सोचना शुरू करेंगे कि हम कल से एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं, ब्रिस्क वॉकिंग शुरू करते हैं या दौड़ना शुरू करते हैं, वो लोग क्या करें? पहले लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करा लें? नहीं, नॉर्मल वॉक्स, अगर किसी को तकलीफ नहीं है चलने में, आप नॉर्मल अपनी लाइफ जैसे चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं 30 मिनट 45 मिनट 1 घंटा, आप सिंपल वॉक कीजिए। बट अगर आपको लग रहा है कि मेरे को वॉक करने पे चेस्ट में कंजेशन आ रहा है, जो जॉ में जा रहा है, या पसीना आ रहा है मेरे को, या थकावट हो रही है, या शोल्डर्स में पेन हो रहा है, हुँ, उसको फिर वॉक नहीं करनी चाहिए, उसको इवैल्यूएशन कर लेना चाहिए। तो हुँ, हर आदमी को नहीं आना चाहिए कि नहीं मैं पहले लिपिड प्रोफाइल करूँ, बट आज की डेट में सेंसिबल जो है, जो हमारा रिकमेंडेशन है, हुँ, 20 साल के बाद हर आदमी को 2-3 साल में एक बार लिपिड प्रोफाइल कराना चाहिए। हुँ, एक कोलेस्ट्रॉल मार्कर ये हो गया, या फिर अगर आप बहुत हैवी स्मोकर्स हैं, तो आप अपना पहले हार्ट का चेकअप करा लीजिए कि मैं हार्ट से ठीक हूँ, तो मैं एक्सरसाइज शुरू करूँ कि नहीं करूँ। हुँ, तो एक कार्डियक प्रोफाइल होता है जिसको हम बोलते हैं कार्डियक चेक, या कार्डियक प्रिवेंटिव पैकेज होता है। हुँ, उसमें 3-4 चीज़ें आती हैं, जिसमें एक तो लिपिड प्रोफाइल आता है, हुँ, एक उसमें सीआरपी लेवल्स आते हैं, हुँ, उसमें होमोसिस्टीन लेवल्स आते हैं, लिपोप्रोटीन ए लेवल्स आते हैं। ये कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें रिस्क असेसमेंट बताती हैं कि आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी है हार्ट में ब्लॉकेजेस होने की। हुँ। तो अगर आपकी कैटेगरी हाई रिस्क में या एक्सट्रीम हाई रिस्क में आती है, तो फिर हम उसको बोलते हैं अभी आप रुक जाइए, पहले हमें आपकी हार्ट की आर्टरीज़ को चेक करने दीजिए। अच्छा, और नॉर्मल वॉक्स करने में कुछ नहीं होता। कौन-सी बेसिक जाँच है जो हर इंसान को कम से कम साल भर में एक बार करा लेनी चाहिए? आप कह रहे हैं कि 2-3 साल में भी करा हाँ, लें तब भी 2-3 साल जो चलेगा? यंग लोग हैं, 20 साल, अगर मान लीजिए आपने 20 साल पे टेस्ट किया, उसका लिपिड प्रोफाइल नॉर्मल है, तो 3 साल में कर लीजिए। बट अगर आपका लिपिड प्रोफाइल एबनॉर्मल था और आपको किसी ने दवाइयाँ सजेस्ट की हैं, जैसे स्टैटिन्स होते हैं, हुँ, या फिर आपको डाइट या लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन के लिए बोला है, हुँ, तो फिर हम कहते हैं कि 6 महीने बाद दोबारा एक बार चेक कर लीजिए, या 1 साल के बाद कर लीजिए। हुँ, सबका अलग-अलग है। अगर आपका बहुत हाई लेवल है, तो आपको 6 मंथ्स में करना है। हुँ, अगर बॉर्डर लाइन है, तो आप 1-2 साल में भी कर सकते हैं, अगर आप लाइफ़स्टाइल मेंटेन करते हैं। बट अगर आप वेट गेन किए जा रहे हैं, तो लिपिड प्रोफाइल जल्दी टेस्ट करना पड़ेगा। तो ये प्रिवेंटिव चेकअप जो है वो डॉक्टर से बात करके डिसाइड किया जा सकता है, टाइमिंग उसका जो होता है। अच्छा, और किसी को कोलेस्ट्रॉल किसी का बढ़ा हुआ आ रहा है और तो लेकिन इसमें बहुत थिन लाइन भी तो है कि आप एक्सरसाइज़ करें, दवाओं के साथ करें हुँ, या बिना दवाओं के। कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं मैं इसको ठीक कर लूँगा एक्सरसाइज़ करके, हाँ। और धीरे-धीरे उनको ये नहीं पता है कि लिमिट क्या है, हुँ, और फिर वो खतरनाक भी बन सकती है हुँ। एक्सरसाइज़ अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है नहीं, तो। देखिए, अब किसी का कोलेस्ट्रॉल, जैसे किसी को, हमें एलडीएल कोलेस्ट्रॉल 100 के नीचे चाहिए और किसी का 200 है, हुँ, तो आप कितनी भी एक्सरसाइज कर लें, कितना भी वो कर लें, आपको टाइम लगेगा, 6 महीने लगेंगे उसमें। हुँ, तो 6 महीने तक तो आपका कोलेस्ट्रॉल ब्लड में घूमता रहा ना, वो हुँ, जमना तो शुरू हो जाएगा ना। हुँ, तो अगर आप, हमारा जो रिकमेंडेशन ये होता है कि अगर बहुत हैवी हाई कोलेस्ट्रॉल है, तो आप सबसे पहले दवाई खाओ 3 महीने के लिए, और साथ-साथ लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन शुरू कर दो। हुँ, फिर हम ग्रेजुअली क्या करेंगे, जब देखेंगे वेट लॉस हो गया, आपका डाइट ठीक हो गया, एक लिपिड प्रोफाइल में आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स नीचे आने शुरू हो गए, तो हम धीरे-धीरे उस दवाई को हाफ़ कर देंगे। हुँ, फिर हाफ़, सेम लाइफ़स्टाइल रही, सेम वेट लॉस रहा, तो हटा देंगे उसको। तो डिपेंडेंसी नहीं होगी। हुँ, बट अगर बहुत हाई कोलेस्ट्रॉल है, किसी का जेनेटिक मेकअप ऐसा है कि 350-400 कोलेस्ट्रॉल है, वो प्योरली लाइफ़स्टाइल चेंज करने से यूजुअली होता नहीं है। तो हुँ, कई बार दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। और आजकल
बहुत अच्छी दवाइयाँ आ गई हैं जिसमें इंजेक्शन्स आ गए हैं जो हम फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलियम में देते हैं। जैसे किसी की फैमिली में 30 साल में डेथ हुई, किसी को 35 साल में डेथ हुई, तो वो बचाना ज़रूरी है। वो किससे हुई? वो कोलेस्ट्रॉल से हुई, हार्ट अटैक से हुई। तो इसलिए वो इंजेक्शन्स हर 6 महीने में लगते हैं, 3-4 साल के लिए 3-4 साल में लगते हैं, तो उससे कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो जाता है। फिर आप अपनी लाइफस्टाइल ठीक कर लीजिए, बिकॉज़ आप जीन्स नहीं चेंज कर सकते। आप कितनी भी हेल्दी लाइफस्टाइल करो, जो आप बोल रहे थे पत्ते लोग आते हैं, तो उसमें अगर किसी का 300 कोलेस्ट्रॉल है, वो कितनी एक्सरसाइज करेगा अगर उसने डाइट भी कंट्रोल कर रखा है तो? देन ही नीड्स मेडिसिन्स। क्या क्या मिथ सुने हैं सर आपने कोलेस्ट्रॉल से जुड़े हुए इलाज से, कि कई लोग कहते हैं कि यार एक बार दवा शुरू हो गई है कोलेस्ट्रॉल की तो ज़िंदगी भर खानी पड़ेगी, इस चक्कर में नहीं खाते हैं, और क्या क्या मिथ सुने हैं आपने? ये सबसे बड़ा मिथ है। लोग कहते हैं कि आदत पड़ जाएगी मेरे को। भाई आदत पड़ जाएगी तो आपकी लाइफस्टाइल की वजह से। तो या तो आप अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर लीजिए। आप अगर मोटे हैं तो वज़न कम कर लीजिए, बाहर का खाना बंद कर दीजिए, हेल्दी फूड खाइए, हेल्दी ऑयल्स खाइए। तो अगर आपका कोलेस्ट्रॉल रेंज में आ जाता है और आपके हार्ट के टेस्ट सारे ठीक हैं, ट्रेडमिल, इको वगैरह, अभी आपको ब्लॉकेज नहीं है, तो दवाई की ज़रूरत नहीं है, बंद कर देंगे दवाई। बट वही मैं बताया, जैसे जेनेटिक है आपको, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई और आपने बहुत रिगरस एक्सरसाइज कर ली, इससे ज़्यादा आप ना डाइट कंट्रोल कर सकते हैं, ना एक्सरसाइज कर सकते हैं और ये हाई है, तो आपको अपना एलडीएल कोलेस्ट्रॉल एक लेवल है उससे नीचे रखना पड़ेगा। तो 130 बोलते हैं हमारा जो लेवल है, 130 से नीचे होना चाहिए। अगर डायबिटिक्स है तो 100 से नीचे या 70 से नीचे होना चाहिए। तो एक टर्म होती है जिसको बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल लेगेसी, कोलेस्ट्रॉल इनटू ईयर्स। तो अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल 5 साल से हाई है तो उसको बहुत ज़्यादा चांसेस हैं ब्लॉकेजेस साइलेंट होने के। या कोई ऐसा आदमी जिसने अभी वेट गेन किया 6 महीने में और कोलेस्ट्रॉल हाई है, उसको चांसेस नहीं है ज़्यादा होने के। तो उसको हम बोल सकते हैं तो दवाई रोक के अपनी एक्सरसाइज करके कर ले। बट एनी पर्सन जिसका 5-6 साल से कोलेस्ट्रॉल हाई था, तो इसका मतलब प्लाकिंग शुरू होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो दवाई की आदत पड़ना अलग बात है। जो चीज़ ज़रूरी है बॉडी को आपको कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल ही एक ऐसा मॉलिक्यूल है, एलडीएल मॉलिक्यूल, जो डायरेक्टली रिलेटेड है ब्लॉकेजेस के साथ। हार्ट में जमता ही वही है, वो कोलेस्ट्रॉल ही होता है। और स्टैटिन दवा करती क्या है? कोलेस्ट्रॉल को फ्लश करती है जो जमा हुआ है जो? नहीं, फ्लश नहीं करती है। कोलेस्ट्रॉल प्रोडक्शन कम कर देती है। एक एंजाइम होता है, उसको लिवर में वो इनहिबिट कर देती है स्टैटिन्स, उसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो स्टैटिन एक तरह से आप सफाई मान सकते हैं कि एलडीएल मॉलिक्यूल को कम कर देती है। और क्या क्या ऑर्गन और इससे जुड़े हुए हैं अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है? हार्ट का तो आपने बताया कि टांगों रिस्क की क्या है। नसों में जो अपनी आर्टरीज हो, भाई जहाँ जहाँ वेसल्स हैं आपकी, जहाँ जहाँ आर्टरीज हैं, उसमें जम सकती हैं। और पूरी बॉडी में हो तो? पूरी बॉडी में। तो आप लेकिन जो मेन जो बीमारियां आती हैं वो आती है पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज। आपकी टांगों में वो जमना शुरू हो जाता है, एथेरोस्क्लेरोसिस। तो आप चलेंगे तो आपकी पिंडलियों में जो काफ मसल्स है उसमें दर्द होगा। जब आप रुकोगे तो ठीक हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन। आप सीढ़ी चढ़ रहे हैं, आप थक गए, आपकी टांगों में दर्द होता है, इसका मतलब टांगों में ब्लॉकेज हो सकती है। टांगों की जो आर्टरीज हैं उनका जो फ्लो है, उनका जो प्रवाह है वो कम हो गया है। तो उसके लिए हम डॉपलर करते हैं। हार्ट में जमेगी तो एंजाइना हो सकता है, उसकी वजह से आपको हार्ट अटैक हो सकता है। ब्रेन में जमेगी तो आपको स्ट्रोक हो सकता है, जिसकी वजह से पैरालिसिस हो सकता है। तो कोलेस्ट्रॉल कहीं भी जम सकता है। बट कॉमन जो इनिशियल सिम्टम्स हैं वो ये हैं जो बता रहा हूँ मैं आपको। एक तो चलने में आपको छाती में दर्द होना, सांस फूलना, भारीपन आना, पसीना आना, ये ब्लॉकेजेस के लक्षण है। इसका मतलब कोलेस्ट्रॉल जमाना शुरू हो चुका है। या टांगों में दर्द होना, या चक्कर आना, या आप गिर गए हैं, या आपको लग रहा है कि बीच बीच में गिडनेस होती है और आपको लगता है कि आप गिर जाएंगे, या आपकी थोड़ा सा मेमोरी लॉस हो रहा है बीच बीच में, या आपको पैरालिसिस की हिस्ट्री है, कभी वीकनेस आई और एकदम से चली गई, जिसको बोलते हैं TIA, इस्केमिक स्ट्रोक बोलता है। तो इसका मतलब वहाँ कोलेस्ट्रॉल जमा हो सकता है। तो इसके फिर टेस्ट किए जाते हैं आगे उसमें। सर इसका बढ़ने का डायरेक्ट लिंक आप बता रहे थे कि ऑयल से जुड़ा हुआ है। बार बार यूज़ किया हुआ ऑयल है या ख़राब ऑयल है कोई, फिर कौन सा ऑयल खाएं? बचपन में हमें तो सरसों का तेल और दाल में डालने के लिए घी, 2 तेलों से ही हमारा परिचय तो था। ये बेस्ट घी है ये। उसके बाद रिफाइंड आया, सनफ्लावर ऑयल और पाम ऑयल, बहुत तरह के तेल फिर और हमने कंज्यूम करना शुरू किया। कौन से तेल खतरनाक है, कौन सी जो है फ़ायदेमंद है? सो इसमें ना 2-3 चीज़ें कंसिडर करते हैं जो हम लोग देखते हैं। एक तो देखते हैं स्मोक पॉइंट क्या है, ऑयल का स्मोक पॉइंट कितना है, कि कब वो बर्न होगा। तो जिन ऑयल्स का बहुत हाई स्मोक पॉइंट होता है, जैसे पीनट ऑयल, मूंगफली का तेल, या फिर एवोकेडो ऑयल, तो बहुत कॉस्टली होता है हिंदुस्तान में। तो ये 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है, पीनट ऑयल और मस्टर्ड ऑयल। इनका स्मोक पॉइंट बहुत हाई होता है। तो अगर आपको कभी डीप फ्राई आइटम खाना है तो ये दोनों ऑयल यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि ये जलते नहीं है जल्दी, तो ट्रांस फैट बनता नहीं है। अगर आप हेल्दी ऑयल्स की बात करें जो हार्ट के लिए हेल्दी हैं, या जिनसे गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और बैड कोलेस्ट्रॉल कम होता है, तो उसमें कुछ ऑयल्स हैं, जैसे ऑलिव ऑयल हो गया, या कैनोला ऑयल हो गया, या आपका सनफ्लावर ऑयल हो गया, सेफ्लावर ऑयल हो गया,
या जैसे ये मैं बता रहा था मस्टर्ड ऑयल, तो इसमें क्या होता है, मूफा और पूफा की क्वांटिटी देखनी है। तो मूफा जो होता है एक कंपोनेंट होता है ऑयल का, मूफा, पूफा और सैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट जो आप देसी घी की बात कर रहे थे, तो अगर हम उसको जलाएंगे नहीं ज़्यादा तो उसका ट्रांस फैट नहीं बनता है, वो आप खा सकते हैं ऊपर से डाल के कभी कभी, उसमें उसकी भी लिमिटेड अमाउंट्स है। ये नहीं कि आप 25-30 ml आप खा रहे हैं उसके अंदर, तो थोड़ा बहुत आप दाल के ऊपर या रोटी के ऊपर लगा के खाया जा सकता है अगर आप उसको बर्न नहीं कर रहे हैं, तो जला नहीं रहे हैं तो सनफ्लावर ऑयल जैसे है उसके अंदर मूफा भी है, पूफा भी है, और आपका जो पीनट ऑयल या मस्टर्ड ऑयल है उसके अंदर मूफा बहुत ज़्यादा है। तो मूफा जो होता है वो गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, पूफा जो होता है वो भी बढ़ाता है हेल्दी फैट्स होते हैं जिसको ओमेगा 3 बोलते हैं, उसमें ओमेगा 3 बहुत अच्छे होते हैं। तो हमें कॉम्बिनेशन ऑफ ऑयल्स यूज़ करने चाहिए, एक ऑयल में सारी हेल्दी चीज़ें नहीं होती हैं। तो सिंपल सा जो टेक अवे है वो ये है कि अगर आपको कुछ चीज़ें बहुत हाई फ्राई वाली बनानी है तो आप मूंगफली का तेल यूज़ कीजिए या फिर मस्टर्ड ऑयल यूज़ कीजिए। और अगर नॉर्मल शैलो कुकिंग के लिए चाहिए तो एवोकेडो ऑयल या जो मैंने बताया सनफ्लावर ऑयल यूज़ कर सकते हैं, या वैसे तो एवोकेडो ऑयल बहुत कॉस्टली होता है, ऑलिव ऑयल जैसे है, कैनोला ऑयल है, ये सब यूज़ कर सकते हैं, रेपसीड ऑयल जो होता है। अच्छा, वो जो तेल होते थे जो जमे रहते थे बाद में पिघलते थे कढ़ाई में डाले, घी की तरह ही लगते थे, वो रिफाइंड, वो डालडा ऑयल होता है, वो सबसे डेंजरस ऑयल माना जाता है बेसिकली। अच्छा। वो डालडा ऑयल होता है, वो जम जाता है, वो उसमें हाई ट्रांस फैट, सैचुरेटेड फैट बहुत ज़्यादा होता है उसके अंदर। सर, महिलाओं में मेनोपॉज के बाद क्या कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के खतरे देखे हैं आपने? तो जैसे मीनोपॉज क्या होता है, मीनोपॉज में हार्मोनल डिसबैलेंस होता है, ईस्ट्रोजन लेवल, ईस्ट्रोजन हमेशा प्रोटेक्टिव हार्मोन माना जाता है फीमेल्स के लिए। तो फीमेल्स को अगर हम देखें ना कि मेल्स को हार्ट अटैक क्यों पड़ते थे, क्योंकि उनके पास ये प्रोटेक्टिव हार्मोन नहीं है ईस्ट्रोजन। 55 साल से ऊपर यूजली फीमेल्स को हार्ट अटैक पड़ते थे, 55-60 से, आदमियों को 45-50 के बाद पड़ रहे हैं। बट आजकल फीमेल्स भी हमारे पास हार्ट अटैक से आ रही हैं काफ़ी, उसके कई सारे रीज़न हो सकते हैं। बट मीनोपॉज में चेंजेस यही होते हैं, ईस्ट्रोजन डेफिशिएंसी जैसे होती है, तो उसकी वजह से एक तो फीमेल जो होती है वेट गेन कर लेती है, तो डिसमेटाबॉलिज्म होता है उससे, तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है उससे, साथ में ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं, हार्ट डिजीज़ आ सकती है। तो पोस्ट मीनोपॉजल फीमेल्स को हार्ट डिजीज़ होने की चांसेस ज़्यादा होते हैं इन सब चीज़ों की वजह से, मोटापे की वजह से, बीपी की वजह से और हाई कोलेस्ट्रॉल होने की वजह से। सर, ये खान-पान से जुड़ा है, हमने बात की इस बारे में। जो पैकेट फूड आते हैं हमारे, चिप्स आया, मूँगफली आई, या इस तरह की चीज़ें लोग खाते हैं, तो क्या ये भी खतरनाक है? ये प्रोसेस फूड में आएगा, इसको माना जाए इसमें प्रिजर्वेटिव होते हैं, इसलिए ये क्यों खतरनाक है? ये खाली प्रिजर्वेटिव्स की बात नहीं है, उनकी शेल लाइफ देखो ना, अब 6 महीने 1 साल होती है, आप 1 साल तक कभी भी खोल कर खा सकते हो, तो प्रोसेस फूड है, प्रिजर्वेटिव्स हैं उसमें। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उनको बनाया कैसे गया है, उनको बनाया गया तल के, वो ट्रांस फैट है पूरा का पूरा। उसको जो ऑयल में आपने तल के बनाया, उसको जो मैम हम बात कर रहे थे फ्राइड जो करके बनाया गया है, वो सस्ते ऑयल्स में आप कैसे आप 5 रुपए की 10 रुपए के ऐसे पैकेट्स बेच सकते हैं। तो उसका मतलब ये है कि वो सस्ते ऑयल्स में बनाया गया, उसमें ट्रांस फैट का एलिमेंट बहुत ज़्यादा होता है, हाई सॉल्ट होता है उसके अंदर। तो ये दोनों चीज़ें मिलके आपको ब्लड प्रेशर बढ़ा सकती हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा सकती है, और ये हार्ट डिजीज़ की तरफ जाने का सीधा सिंपल रास्ता है। अभी तो सर बाहर खाने का कल्चर हमारे यहाँ बहुत बढ़ गया है। मैं अपने बचपन में इतनी दुकानें भी नहीं देखता था, और ना सबको शौक था बाहर से मंगा के खाने का या बाहर जाकर खाने का। तो क्या सभी ये जो पैकेट में आते हैं बिस्किट, चिप्स, सब कुछ ही खतरनाक है खाने, सबसे प्रोसेस फूड ये है, तो प्रोसेस्ड, ये रिफाइंड फूड है। आप बिस्किट्स की बात करें तो रिफाइंड ही है ये। पहले ये सब कहाँ चीज़ें होती थी, तो सारा रिफाइंड प्रोसेस फूड है जो अल्टीमेटली जाके ट्रांस फैट बनाता है। ट्रांस फैट हमारा एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देता है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जम जाता है और फिर हार्ट डिजीज़ या ब्रेन डिजीज़ शुरू हो जाती है। और आजकल एयर तो फ्रायर का लिमिटेड भी अमाउंट्स में चलता है, लिमिटेड अमाउंट्स में चलता है, बट आप ये डेली के उसमें नहीं खा सकते। लिमिटेड का मतलब है महीने में 1 आध बार आपका मन किया तो आपने 4-5 पीस उठा लिए, बट आप उसके ऊपर जिंदा नहीं रह सकते कि आपका खाना ही वही हो गया है। तो आप जो बात कर रहे थे बाहर खाना मिलता है, तो चीप एक कोई भी आप बाहर खाने किसी शॉप पे, वो चीज़ 30 रुपए की 40 रुपए की कैसे सस्ती दे रहा है, क्योंकि वो उसी ऑयल को बार बार यूज़ कर रहा है, वो उसको भी पैसे बचाने हैं, वो चाहे कैसे कोई भी कर रहा है। ब्रांड है वो। अब ये ब्रांड के बारे में तो मैं बता नहीं सकता ऐसा, बट आप अगर बोल रहे हैं कि हमें 15 मिनट में फूड डिलीवरी हो जाती है, जो लोग जो डिलीवरी ऐप्स क्लेम करते हैं कि आधे घंटे में फूड डिलीवरी हो जाएगी, तो उसने उसको कैसे आधे घंटे में, आप घर पे 15 मिनट में खाना बना सकते हैं? हेल्दी फूड कहाँ बना सकते हैं? हेल्दी फूड को बनाने में टाइम लगता है। शैलो जब फ्राई करते हैं या स्टीम में बनाते हैं या कुकर में बनाते हैं, उसको टाइम लगता है। आप 15 मिनट में तो वही खाना बन सकता है जो डीप फ्राई करके बना दिया गया फटाफट तरह से, कुछ चीज़ें बना के रखी हुई थी, उसको फ्रिज से निकाला और फटाफट बना के आपने सर्व कर दिया उसको। तो जो भी रैपिड चीज़ मिलेगी, जो आपको आसानी से चीज़ मिलेगी, वो खतरनाक होगी। रेस्टोरेंट से मैंने देखा है कि वो तो ग्रेवी बना कर रखते हैं, वो 15-15 दिन चलती है उनकी ग्रेवी, उसको डीप फ्रीज करके आप बाद में तो फिर से कहना फ्राई। मुश्किल है, बट ऐसा प्रैक्टिस हो सकती है।
तो एक सर आम भारतीय थाली में क्या-क्या भोजन होना चाहिए अगर आप कोलेस्ट्रॉल से मुक्ति पाना चाहते हैं या आपको चाहते हैं कि आपको ना हो या हो गया है तो भी कौन सी चीज़ें खाएं थाली में सैलेड हो और क्या-क्या रहे ग्रेन हो जिससे हम इससे जो है बचे तो रह एक सकें। एक स्टडी हुई थी इंडियन पॉपुलेशन में थी, साउथ ईस्ट एशियन में स्टडी हुआ था। तो उसका जो निष्कर्ष था, कंक्लूजन ये था कि अराउंड 50% जो हार्ट अटैक्स हैं वो डाइट और एक्सरसाइज से बचाए जा सकते हैं। हम्म तो उसमें जो मेन कंपोनेंट था वो यही था कि वो डाइट और एक्सरसाइज जो है आपका ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल ठीक कर देती है। हम्म शुगर तो ठीक हो ही जाएंगी वॉक से, जब आप वॉक करेंगे, जब आपका वेट कम हो जाएगा। हम्म तो कोलेस्ट्रॉल डेफिनेटली डाइट से रिलेटेड है। और डाइट में जैसे मैंने बताया आपको कि आप हेल्दी फैट्स खा सकते हो, ज़्यादा डीप फ्राई नहीं खा सकते हैं। आपका कभी कभी ओकेजन है, हमारे यहाँ पे तो फेस्टिवल सीजन में होता ही है, डीप फ्राई का ही मिठाइयाँ फेस्टिवल चलती हैं, होते हो। डीप फ्राई चीज़ें चलती हैं। तो वो कभी कभी चल सकता है अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं या बैलेंस बना के रखते हैं तो। बट डेली की अगर आप मेरे से थाली की बात करें तो उसमें एक तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होना बहुत ज़रूरी है। रिफाइंड कार्ब्स नहीं खाने चाहिए। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में जैसे पहले दलिया खाया जाता था, दलिया हो गया, ओट्स हो गए, पॉरेज हो गए, कोई भी चीज़ें मूसली वगैरह जैसे होंगी जिसमें हाई फाइबर डाइट्स हैं, वो खाते हैं तो कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। ओट्स इतना अच्छा फूड है, ओट्स की वजह से आपका कोलेस्ट्रॉल अराउंड 10% कोलेस्ट्रॉल केवल डेली ओट कंजम्पशन से कम हो सकता है। अच्छा। दूसरा आता है फ्रूट डाइट। हमारी डाइट इतनी फ्रूट डेफिशिएंट है तो 3 से 5 सर्विंग डेली फ्रूट और वेजिटेबल की खानी चाहिए। और वो फ्रूट जो होना चाहिए सीजनल फ्रूट होना चाहिए, वो कोल्ड स्टोरेज का या वो वाला फ्रूट नहीं होना चाहिए जिसमें फाइबर्स मर जाएंगे उसमें। दूसरा, जो वेजिटेबल्स हैं वो ओवर कुक नहीं होनी चाहिए, शैलो फ्राई होनी चाहिए जिसमें फाइबर्स हैं अभी। फिर आपने सुना होगा सीड्स, जैसे सेसमी सीड्स आते हैं, चिया सीड्स आते हैं, वाटरमेलन सीड्स आते हैं, मेलन सीड्स आते हैं, उन सबको कम से कम 10 से 20 ग्राम डेली खाना चाहिए। उसमें फाइबर्स होते हैं, सॉल्युबल फाइबर्स। सॉल्युबल फाइबर से आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है, गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। साथ में खाली खाने से नहीं, आपको एक्सरसाइज भी करनी है, वॉक करनी बहुत ज़रूरी है। तो आप अगर अपनी डाइट में हेल्दी फैट्स की बात करें तो 25% टोटल कैलोरीज का फैट हो सकता है, लेकिन उसमें 5 से 7% सैचुरेटेड फैट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर आप देसी घी खाने की बात करते हैं तो उसके लिए तो बिल्कुल नो है जिसका कोलेस्ट्रॉल हाई है। बट अगर आप हेल्दी एक्टिव मेल है या फीमेल है, एक्सरसाइज करते हैं, आपका वजन नियंत्रण में, आपको शुगर नहीं है, तो आप अराउंड 4 से 5 ml देसी घी डेली खा सकते हैं, उसमें कुछ नहीं होगा। बट शर्त यही है उसमें कि उसको जलाना नहीं है। तो जो हम लोग पराठे डेली बनाते हैं तवे के ऊपर, उसको जला के जिसमें धुआं निकलता है, वो क्या हो रहा है, वो जल रहा है, उसका आपका ट्रांस फैट बना रहे हो आप उसको। तो ऊपर लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जलाना नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें ध्यान रखें। फ्रूट्स ज़्यादा खाएं, वेजिटेबल ज़्यादा खाएं, और साथ में कॉम्प्लेक्स कार्ब जैसे मैंने बताया, अपनी रोटी के अंदर 4-5 चीज़ें मिला लीजिए जिससे फाइबर्स बढ़ जाएं आपके खाने को। सबसे इंपॉर्टेंट जो मेटाबॉलिज्म की बात है कि पेट को टाइम दीजिए, लिवर को टाइम दीजिए। हमारे यहाँ टाइम से खाना खाया जा सकता है, भूख से नहीं खाया जाता। तो अगर लंच टाइम 2 बजे हो गया तो 1 से 2 हमारा लंच टाइम है, हमें लंच करना है, चाहे भूख लगी है नहीं लगी है। तो ये कहा जाता है कि अगर आप 8 से 9 घंटे की विंडो में तीनों मील ख़त्म कर लो और बाकी आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर दो, तो ये आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कम कर सकते हैं, आपका वजन कम कर सकती है। तो ये सब डायरेक्टली रिलेटेड है, कोरिलेट होते हैं। अगर आपने वजन कम किया तो आपका कोलेस्ट्रॉल कम होगा डेफिनेटली, आपका शुगर भी कम होगा, आपका बीपी भी कम होगा और आपका गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। तो हार्ट अटैक होने के चांसेस कम हो जाएंगे, डिस्पाइट कि साइलेंट ब्लॉक पड़ा हुआ है। बट आप हार्ट अटैक नहीं होगा, आप मरोगे नहीं आप इसकी वजह से। और एयर फ्रायर सर आजकल ये बहुत यूज़ बढ़ गया है, ये सेफ है? यार अब ऐसी कोई स्टडी कंपैरेटिव स्टडी तो हुई नहीं है। अब एयर फ्रायर आपने यूज़ किया, वो हाई एयर उसको अपना बिना ऑयल के आप उसको कुक कर रहे हैं, बट उसका आपने जो न्यूट्रिएंट्स है, उसका वाटर, जो नेचुरल वाटर आपके फूड में था वो तो खत्म हो गया, तो डिहाइड्रेट हो गया। तो आपने देखो, अगर आप आलू को आप नॉर्मल कुकर में बॉयल करते हो और आलू को आप एयर फ्रायर में बॉयल करते हो, तो आपने देखो वो स्किन उसकी पकरिंग हो जाती है, जैसे जल सी जाती है हल्की सी, तो उसका आप देखेंगे उसका वो चला जाता है उसमें से। तो ऐसा कोई एविडेंस नहीं है, लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं कि हाँ इसकी वजह से आपका ऑयल कम जा रहा है बॉडी के अंदर, बट मेरे को लगता नहीं है कि इससे ज़्यादा इस पर फ़र्क पड़ेगा। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने बताई हैं, खाने पीने में, एक्सरसाइज का कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि आप एयर फ्राई यूज़ कर लो, एयर फ्राई के अंदर आप खाओ फ्रेंच फ्राइज बना के या चिकन फ्राई बना के, एयर फ्राई का चिकन फ्राई खाओ बैठ के, और एक्सरसाइज नहीं करोगे, हम एयर फ्राई से खा रहे हैं। तो ये कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट नहीं है, मतलब आपको लाइफस्टाइल चेंज भी करनी पड़ेगी, सबसे इम्पोर्टेंट अपनी थाली का ध्यान रखना पड़ेगा। पिछले हमारे जो दादा परदादा थे, आपने देखा होगा, आपको भी खिलाते होंगे, हमें भी खिलाया उन्होंने, तो हमें तो बोलते थे देसी घी पियो आप, हमें तो पिलाते थे वो,
दाल डाल के रोटी के ऊपर उसको खिलाते थे। हम्म बट उस वक्त ये सब नहीं होता था, कारें इतनी नहीं होती थी, हम चलते थे उसमें, हम्म हमारे पास एस्केलेटर्स नहीं होते थे, हम्म हमें मेट्रोज नहीं होती थी, मेट्रो पे जाने के लिए कारें नहीं होती थी, मेट्रो फीडर जिसको बोलते हैं, जो आपको घर से उठा लेती हैं, ये ऐप्स नहीं होते थे। तो 10 साल पहले क्यों हार्ट अटैक कम होते थे, 10 साल बाद क्यों हुए? वो इसलिए हुए हैं कि कुछ चीज़ें थी जो पहले नहीं थी और अब हैं। हवा सही थी, हवा ख़राब हो गई 10-20 साल से, खाना प्रोसेस फूड ज़्यादा हो गया, फास्ट लाइफ चल रही है, आपको एकदम से पैकेट गर्म करके देते ना, पहले कुछ नहीं होता था ऐसा, सब फ्रेश होता था। दूसरा फिर हमारा जो लाइफस्टाइल है, जो ना वर्क लाइफस्टाइल इतना ज़्यादा हो गया हमारा कि दोनों लोग काम कर रहे हैं, तो घर में मेड्स खाना बनाना शुरू हो गई हैं, तो उनको पीछे से कितना फ्राई करके दे रही हैं बच्चे को, कितना आपको बना के दे रही हैं, आपको पता ही नहीं, कोई चेक ही नहीं है उसके ऊपर। फिर डिलीवरी ऐप्स कहाँ थे आपके पास कि आपको भूख लगी है, 2 मिनट के अंदर आप जो मर्जी खाना खाएं, खा लीजिए। तो इतना जल्दी कुक वाला खाना जो होता है, इतनी जल्दी अवेलेबल जो खाना होता है, प्रोसेस फूड्स हो गए इसमें, तो ट्रांस फैट बहुत हाई होता है, इसलिए हमारा जो हार्ट डिजीज़ है बढ़ती जा रही है। वॉकिंग खत्म हो गई है। एवरेज इंडियंस में अगर एवरेज स्टेप देखें वॉक करने के, तो 3-4 हज़ार है। वेस्टर्न पॉपुलेशन को कंपेयर करें तो उनके एवरेज स्टेप 12 से 13 हज़ार है। हमने उनको कॉपी तो कर लिया है, अपना लिया, उनका हमने कल्चर उनकी अडॉप्ट वो किया, चीज़ें कॉपी कर ली, लेकिन पैदल वो लोग बहुत हाँ, चलते हैं वैसे। वो कहाँ है, वो तो पैदल चला है नहीं हमारे पास। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम चीज़ों को खाली उनकी सारी ये चीज़ ना ले लें जो हमारे नुकसान कर रही हैं। तो हमें अपना वॉक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कुछ भी खाइए, एक्टिविटी बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आपका छोले भटूरे खाने का मन है, या पराठे खाने का मन है, या पूड़ी आलू खाने का मन है, आप खा लीजिए दिन में, लेकिन फिर पूरा दिन मत खाइए, आपको छोड़ दीजिए। ना फैट जाना चाहिए, ना सॉल्ट जाना चाहिए, ना उसमें शुगर जानी चाहिए। आप पूरा दिन फ्रूट्स खाइए, एक्सरसाइज कीजिए कि आज मेरे को छोले भटूरे खाने हैं, आज मैं 1 घंटे की जगह 2 घंटे एक्सरसाइज करूँगा। आपको कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, आप ऐसे नहीं बैठे बैठे हर चीज़ खा सकते हैं। शुक्रिया सर आने के लिए। मुझे लगता है कि अपने कोलेस्ट्रॉल से जुड़ा इसकी सारी ABCD को, प्रिकॉशन को, सिम्टम को, डायग्नोसिस को, ट्रीटमेंट को आसानी से समझा। शुक्रिया। आपके साथ एक और बातचीत करेंगे हम हार्ट के ट्रीटमेंट पे, स्टेंट एंड पेसमेकर्स, क्या ट्रीटमेंट की दुनिया है इसकी। शुक्रिया। थैंक यू। तो आज हमने जाना कि छोटे छोटे बदलावों से कैसे आपका कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण में रह सकता है और हार्ट आपका हेल्दी रह सकता है। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में किसी नए एक्सपर्ट के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।